हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए, आज का जो वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 8 क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर हमें चर्चा करना है। तो छुट्टी के बाद पुनः हम लोग एक बार वर्कशीट लेकर उपस्थित हुए हैं और आज के वर्कशीट में हमें पढ़ना है संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान कैसे बनी, ठीक है, और संविधान कैसे तैयार हुआ भारत का, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, इसके विचार सबसे पहले राष्ट्रवादियों में स्वतंत्रता से पहले ही आए थे और एक बार पहल भी हुई थी जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट संविधान बनने की प्रक्रिया का, स्वतंत्रता से पहले संविधान बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ एक बात है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा, ऐसा सोच था कि हमारे देश में बहुत विविधता है, कोई उत्तर भारतीय, कोई दक्षिण भारतीय है, कोई पूरब का है, कोई पश्चिम का है, सबके रहन सहन अलग हैं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो भारत का संविधान ऐसा होगा कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा, हर काम के लिए योग्य है तो उसको किसी भी नौकरी के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए अवसर बराबर मिलेगा। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा, सरकार में भी हिस्सेदारी लोग ले सकते हैं और इसके लिए सबका बराबर अधिकार होगा, कम बेसी नहीं होगा। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। मतलब हमारे देश में इतनी विविधता थी, इतने अंतर थे, भौगोलिक विविधता, रहन सहन की विविधता, जातीय विविधता, सांप्रदायिक विविधता। तो हमारे देश के लिए संविधान बनाने का जो काम था वो एक आदमी के बस में नहीं था, एक आदमी नहीं बना सकता था, क्योंकि एक आदमी बनाता तो सारे विविधताओं में एकता को स्थापित नहीं कर सकता था हमारे संविधान में। इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। ओके, हमारे संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रहीं, मतलब 1949 तक होती रहीं। ओके, 1946 से 1949 तक, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान का पिता मानते हैं, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान का प्रारूप क्या होगा वो इन्होंने ही और इनकी समिति ने तैयार किया था। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी समस्या थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, आप आज भी देख रहे हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा देश है और कई तरह के समुदाय हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ पारसी हैं, वगैरह वगैरह, बौद्ध हैं, जैन हैं। उनकी न तो एक भाषा थी और न एक धर्म था, न तो एक भाषा थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी सांस्कृतिक थी। ठीक, उनका कल्चर भी अलग अलग था। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, ठीक, और बहुत सारे देसी राजा थे, उनको हमारे देश में शामिल करना था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। मतलब कि इन लोगों ने इस तरह का दस्तावेज तैयार किया कि भारत की सारी विविधताएं इस संविधान में तिरोहित हो गई, समाप्त हो गई और एक एकता बना पूरे भारतवासियों का और सब भारतवासी कहलाए और इसमें अपनी अपनी विविधता को सारे भूल गए। अब हमारे संविधान का मुख्य लक्षण क्या है, आयाम क्या है इसका? तो हमारे संविधान का सबसे मुख्य लक्षण है कि यह संघवाद पर आधारित संविधान है। हमारे देश में संघवाद की परिकल्पना है, संघवाद से हमारा शासन चलता है। संघवाद क्या है? संघवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना है।
हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, तो अगर एक जगह से किसी के लिए कानून बनाया जाएगा, एक जगह से किसी के लिए अगर सबको एक जैसी सुविधा दी जाएगी, तो सबको बराबर सुविधा और बराबर समान अवसर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, सबकी भाषा अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है, सबको सरकार से अपेक्षा भी अलग अलग रहेगी। तो इसलिए हमारे देश में विभिन्न स्तर पर सरकार को गठित किया गया, इसी को संघवाद कहा गया, सरकारों का संघ बनाया गया। ठीक, तो सरकारें कितनी बनी, अब इसको देखते हैं। मतलब कि संघवाद किसको कहा जाता है, सरकारों के संघ को संघवाद कहते हैं। और ये सरकारें कितनी हैं हमारे देश में, तो हमारे देश में 3 स्तर पर सरकारें काम करती हैं। प्रथम केंद्र स्तर पर, जिसको केंद्रीय सरकार कहते हैं, आप देख रहे हैं ना, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, केंद्रीय सरकार होती है। द्वितीय स्तर पर राज्य सरकार होती है, जिसमें कि मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री की अन्य मंत्री होते हैं। और तीसरी है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन आता है। तो दिल्ली से चलकर सरकार पंचायती राज व्यवस्था तक विकेंद्रीकृत है, बटी हुई है। तो अब हमारे पंचायत में किस चीज़ की आवश्यकता है और केरला के पंचायत में किस चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ की पंचायत अपने अनुरूप व्यवस्था बनाती है और दिल्ली की पंचायत अपने अनुरूप, या उत्तर प्रदेश की पंचायत अपने अनुरूप व्यवस्था बनाती है। इससे सारे लोगों की जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति इस सरकार के द्वारा हो जाती है, यही संघवाद है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जैसे कि राज्यों को क्या क्या अधिकार होगा, इसके लिए अलग से सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां हैं हमारे यहाँ। संघ सूची में है कि केंद्रीय सरकार क्या क्या कानून बना सकती है, राज्य सूची में है कि राज्य सरकार क्या क्या कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर कि केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य की सरकार भी कानून बनाएगी। तो इस तरह से सूचियां अलग अलग हैं। अब आपके लिए एक क्रियाकलाप दिया जा रहा है, आपने इतनी बातें जान ली, तो कुछ एक्टिविटीज़ है वो आपको करना है। जैसे आपके आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, एमपी, विधायक, एमएलए, निगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार, केंद्र, राज्य या अन्य के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये आपको करना है। बैंक किस सरकार के लिए काम करता है, किस सरकार के अंतर्गत काम करता है, स्कूल किस सरकार के अंतर्गत काम करता है, अस्पताल किस सरकार के अंतर्गत काम करता है, पुलिस और अन्य क्षेत्रीय सांसद, विधायक किस सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, ये आप पता लगाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक, ये आपको करना है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं इसमें। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थीं। दूसरा है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तीसरा, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। नेक्स्ट चौथा है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं। जैसे हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो एक भाषा थी, ना एक धर्म था, ना ही एक जैसी संस्कृति थी। जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल और अलगाववाद से गुजर रहा था। हमारे संविधान निर्माताओं को एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबको स्वीकार हो और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखे। ये एक चुनौती थी। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है, संघवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, संघवाद का मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना है। और प्रश्न 3 है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। प्रथम केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार, द्वितीय राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और तृतीय स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम शासन। ठीक, नगर निगम प्रशासन। और चौथा प्रश्न है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारा देश काफ़ी विशाल है, यह विविधताओं से भरा है। सभी लोगों को समान अवसर दिलाने के लिए, सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर स्वायत्त फैसले लेने का अधिकार देने के लिए हमारे देश में संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये थी आपके वर्कशीट नंबर 8 SST की, और ये कंप्लीट हुई। आपने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।